0.311%, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम था। ये गलत डेटा है। बिहार के अंदर मात्र 3,65,000 लोग सरकारी नौकरी कर रहे थे, जो कि बिहार स्टेट गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी कर रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इंडिया अलायंस का है, महागठबंधन का है, किसका है ये कंफ्यूजन है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो घटा है नौकरी, वो घटा है 2001 से लेके 2004 के बीच में। न कांग्रेस का है, न लेफ्ट का है, किसी का नहीं है। आरजेडी की औकात नहीं है कि आप जो है वो खाइएगा और छिलका बाहर फेंकिएगा कांग्रेस के लिए। वो नौकरी है या नहीं है, ये आप तय कीजिए। अभी कुछ ही घंटे पहले आरजेडी के नए सुप्रीमो तेजस्वी यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और परिवर्तन पत्र जारी किया है। उस परिवर्तन पत्र में आज हम आपको सिर्फ 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे चर्चा करेंगे और उसका चीट फाड़ करेंगे। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये पत्र जो परिवर्तन पत्र बनाया गया, इसमें 24 पॉइंट बनाए गए हैं। उस 24 पॉइंट में से अध्ययन अगर आप करेंगे तो 4-5 पॉइंट को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं। और इस पत्र को पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये इंडिया अलायंस का, यानी कि जो केंद्र सरकार में बनेगी अगर इंडिया अलायंस सरकार में सत्ता में आती है, उसका पत्र है, न कि बिहार के किसी एक रीजनल पार्टी का पत्र है। क्योंकि जो प्रोमिसेस किए गए हैं इसके अंदर, उसमें सारे में ये कहा गया है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। और आप हैं स्टेट पार्टीज, आप कर नहीं सकते हैं, आप करवा सकते हैं। अगर अलायंस में है तो आप अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी आपके पार्टनर होंगे उनके साथ मिलकर के करवाने का प्रयास कर सकते हैं, चाहे वो विशेष राज्य हो चाहे फिर कुछ और हो। लेकिन दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जी जब अनएम्प्लॉयमेंट पे डाटा अपना उन्होंने जब दिया है और जो उन्होंने डाटा शेयर किया है उस पत्र में भी और बोलते हुए भी, वो दोनों के दोनों डेटा गलत हैं। और वो कैसे गलत है, हम वहीं से आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आज का पूरा चर्चा रहेगा। सबसे पहला जो उन्होंने क्लेम किया है, अपने पत्र में लिखा है, आप उसको सुन भी सकते हैं। तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा है कि वो राज्य और केंद्र दोनों सरकार मिला करके 1 करोड़ रोजगार सृजन करेंगे, मतलब देंगे। उसमें से 30 लाख रिक्त पद और 70 लाख नए पदों का सृजन, नया पद का सृजन किया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। ये गलत डेटा है। गलत डेटा ऐसे है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा उठाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट का डेटा उठाएंगे, तो आपको मैं पूरा डेटा दे सकता हूं किस डिपार्टमेंट में कितना है पड़ा हुआ वैकेंसीज। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग, सेंट्रल डिपार्टमेंट का, हेल्थ का, प्राइमरी एजुकेशन का, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सब अपना डिटेल में। एग्जाम्पल के तौर पे आर्मी पुलिस में आपका जो इंडियन आर्मी में 1,07,505 है, आप पूरा पढ़ लीजिए इसको। ये टोटल मिलाएंगे तो जो टोटल है वो 60,82,130 होता है, जो वैकेंट है, जो अभी भरे हुए नहीं है। उसमें से 30 लाख लगभग स्टेट गवर्नमेंट का है और 30 लाख लगभग है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये जो तेजस्वी जी डेटा दिया है उन्होंने कि 30 लाख पुराने जो वैकेंट है उसको भरेंगे और 70 लाख और करेंगे पैदा, ये गलत डेटा है। 60 लाख और वैकेंट है और 30 लाख आप नया सृजन करेंगे। तो ये डेटा, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये गलत था। अब इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ये समझने की जरूरत है कि इस डेटा में क्या क्या और इसके एस्पेक्ट हो सकते हैं। अब सबसे पहला सवाल होता है कि जब आप कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आप बढ़ाएंगे एम्प्लॉयमेंट को, तो सबसे पहला जो बिहार होने के नाते, बिहारी होने के नाते पॉइंट हमारा यही उठता है कि उसमें से बिहारियों को कितना मिलेगा। क्योंकि अभी जो करंट स्थिति में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, बिहार गवर्नमेंट में तो जितने भी होंगे वो बिहार सरकार के ही होंगे, बिहार के ही होंगे। हालांकि जो नया डोमिसाइल नियम लाया है उसमें यूपी के लोग भी आ रहे हैं, घुस रहे हैं, बाहर के स्टेट भी को भी एंट्री मिल गई है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, पूरे बिहार के जो डोमिसाइल होल्डर हैं, वो बिहार से सबसे कम है। पूरे बिहार से मात्र 51,000, जी ये 2011 का डेटा है, क्योंकि 2011 के बाद कोई सेंसस नहीं हुआ है। तो 2011 के डेटा के अनुसार मात्र 51,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बिहारी हैं। और वो पूरे देश के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं 30,87,003, 30,82,000 भरे हुए नहीं हैं और 30,87,000 भरे हुए हैं।
तो इसमें से बिहार का जो परसेंटेज है वो मात्र 1.6% है। यानी कि बिहार का सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल एम्प्लॉय में कंट्रीब्यूशन मात्र 1.65% है, जबकि बिहार का पूरे देश की जनसंख्या में अनुपात जो है वो 8.6% है, जो कि अभी करंट में और भी बढ़ गया जाएगा। अगर आप 17-18 का डेटा लेंगे तो ये लगभग 9% से भी ऊपर चला जाएगा। तो पॉपुलेशन बिहार का है 9% और सरकारी नौकरी में, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी में हमारी जो हिस्सेदारी है वो मात्र 1.65% है। तो जब नया 60% से 30 लाख और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जब होंगे, रिक्रूट होंगे अगर होता है तो उसमें से बिहार को कितना मिलेगा, वही 50 से 55 हज़ार। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला 30 लाख में से बिहार को वही 50-55 से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, पहला पॉइंट। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इस चीज़ को समझिए कि बिहार का जो कितने जो है वो खाली है, टोटल पद कितने खाली हैं, तो वो बड़ा शॉकिंग ये भी आपको मिलेगा। बिहार के अंदर मात्र 3,65,000 लोग सरकारी नौकरी कर रहे थे, जो कि बिहार स्टेट गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी कर रहे थे। 2017 में था 3,65,000, 2022 में यानी कि 5 सालों में बढ़ के हुआ 4,50,000, यानी कि 1 लाख लगभग बढ़ा था। और फिर 2024 में ये बढ़ करके लगभग 9 लाख के आसपास करीब पहुंच गया। लेकिन ये 4.5 लाख 2022 से 2024 में जो 9 लाख पहुंचा है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो है 3.5 लाख जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स थे, उनको परमानेंट किया गया है, सरकारी का स्टेटस दिया गया है। तो नया एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है। अगर जो पुराने टीचर जो पढ़ा रहे थे पिछले 10 सालों से 15 सालों से बिहार में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, जिसको आप संविदा पे कहते हैं, अगर आप उसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मानते हैं तो फिर वो आपकी सोच है। वो बात और है कि परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, गवर्नमेंट का परमानेंट, लेकिन गवर्नमेंट के वो भी सर्वेंट थे। तो ये जो 5 लाख का बार बार बात किया जा रहा है, उस 5 लाख में से 3.5 लाख तो वही हो जाते हैं। बाकी का जो 1.5 लाख है वो 1.5 लाख मिला है नौकरी। तो ये सबको जोड़ देंगे तो लगभग 9 लाख होता है। अब बिहार जातिगत जनगणना 2022-23 का डेटा देखेंगे तो 2022-23 का बिहार जातिगत जनगणना के अनुसार जो क्लेम करती है सरकार, उसके अनुसार टोटल 20,49,370 लोग, बिहार के लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं बिहार के अंदर। ये टोटल बिहार के पॉपुलेशन का 1.57% हिस्सा होता है। और जो आपका, अब देखिए यहाँ पे 20 लाख आ रहा है, यहाँ 9 लाख क्यों आ रहा है, इसको भी आप समझिए। इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है क्योंकि ये जो 20 लाख है इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल लोग अभी भी शामिल है, हेल्थ डिपार्टमेंट, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट या टीचर भी अभी भी जिनको परमानेंट नहीं किया गया है, या जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में तो काम कर रहे हैं लेकिन परमानेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं, वो सारे को सरकारी में गिना गया है इस 20 लाख में। और उस 20 लाख में से 9 लाख लगभग परमानेंट हो चुके हैं। यानी कि अभी भी लगभग 11 लाख एम्प्लॉयज बिहार गवर्नमेंट के अंदर हैं जो कि परमानेंट नहीं है। तो अगर कोई ये कह भी सकता है, अगर आप इसे मानते हैं कि 3.5 लाख टीचर को परमानेंट करना, नया नौकरी देना है, तो कल के डेट में नीतीश कुमार ये कर दें, या जो भी सरकार में आती है वो सिर्फ ये कर दे कि ये 11 लाख लोगों को परमानेंट कर दे और कहे कि हमने 11 लाख लोगों को नौकरी दिया है, तो वो नौकरी है या नहीं है ये आप तय कीजिए। 2022 में जो डेटा है, बिहार में 4.5 लाख नौकरी थी और 2024 में जाकर के लगभग 9 लाख हो गया है। तो अगर इसको आप दूसरे स्टेट से कंपेयर करेंगे तो हम कितने पानी में है ये समझ में आएगा, कितना हमें स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दे रही है इतना नौकरी देने के बावजूद। 2022 का भी डेटा देख लीजिए और 2024 का भी डेटा देख लीजिए, 9 लाख वाला, 2022 में 4.5 लाख वाला। तो 2022 में पूरे बिहार में टोटल जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे वो पूरे बिहार की जनसंख्या का मात्र 0.311%, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम था। और उस समय यूपी थोड़ा हमसे आगे था, 0.35% था, और बाकी स्टेट्स का जोड़िएगा तो फिर वो बहुत आगे थे। लेकिन 2024 में आकर के जब हमने 4.5 लोगों को परमानेंट किया स्टेट गवर्नमेंट का नौकरी में और कुछ
1 लाख के आसपास, 1.5 लाख के 1 लाख के आसपास नया, 1.5 लाख के आसपास नया नौकरी दिया। तो 9 लाख जब पहुंचा तो ये हमारे पूरे बिहार की जनसंख्या का लगभग 0.92%, 9122% होता है 2011 का जनगणना के हिसाब से। अभी नया जनगणना से अगर आप कीजिएगा तो ये 0.8% ही होता है। लेकिन चूंकि बाकी जगहों पे नया जनगणना नहीं हुआ है बाकी स्टेट्स में, तो दूसरे स्टेट से कंपेयर करना है तो 2011 का ही हम परसेंटेज लेते हैं ताकि दूसरे स्टेट से तुलना करने में आसानी हो। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 0.92%, 91% के आसपास बिहार में लोग स्टेट की नौकरी, सरकारी नौकरी परमानेंट कर रहे हैं। अगर परमानेंट नॉन परमानेंट जोड़ देंगे तो फिर ये लगभग पहुंच जाएगा 1.8% के आसपास। अब दूसरे राज्य का कंपेयर देख लीजिए जरा। आंध्र प्रदेश में जो है वो बिहार का कितना है 0.92% और आंध्र प्रदेश का है 4.67%, आसाम का है 1.23%, हिमाचल प्रदेश का है 3.69%, झारखंड ये आपका जम्मू एंड कश्मीर का है 3.14%। उसके बाद उड़ीसा भी हमसे आगे है, उड़ीसा में 1% है। लेकिन यूपी, झारखंड से कुछ राज्यों से हम आगे निकल चुके हैं लोगों को सरकारी नौकरी देने में। यूपी में अभी 0.35% है, हमारा 0.9% के आसपास पहुंच गया है। उसके बाद फिर झारखंड में भी 0.44% है, हम 0.92% पे पहुंच गए हैं। तो अभी भी हम कुछ राज्यों से पीछे हैं सरकारी नौकरी देने में स्टेट लेवल पे, लेकिन बहुत सारे राज्यों से हम आगे निकल चुके हैं। तो इस पॉइंट को भी हमें नोट करने की ज़रूरत है। अब आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि ये जो पूरा ऑरा क्रिएट किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही है, सरकारी नौकरी बिल्कुल निकल नहीं रही है। ये पूरा डिबेट कहाँ से शुरू होता है, कब कितना सरकारी नौकरी हुआ करता था। सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, आपको हम पिछले 50 सालों का आपको इतिहास देते हैं। तो पिछले 50 सालों का अगर आप इतिहास देखिएगा और पिछले 5 साल का भी देखिए, 14 से लेकर के 2017-18 का हमारे पास 18-19 का डेटा है, उसको अगर आप देखिएगा तो उसमें भी आपको बड़े शॉकिंग से रिजल्ट आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर देखिएगा कि आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट का उठा लीजिए या सेंट्रल गवर्नमेंट का उठा लीजिए, परमानेंट नॉन परमानेंट सबको अगर आप मिला दीजिएगा तो टोटल गवर्नमेंट जॉब हैं वो 2,15,47,845 है। अब इसमें से तेजस्वी यादव जी क्लेम कर रहे हैं कि वो इसमें 1 करोड़ ऐड करा देंगे, जिसमें से कि 70 लाख जो है वो होगा पुराने रिक्त, 30 लाख होगा रिक्त और 70 लाख ये और ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने बता दिया डेटा गलत है, उल्टा है कि 30 लाख जो होगा वो सृजन किया जाएगा, 70 लाख 60 से 70 लाख पहले से ही भरा वैकेंट है, 70 लाख वैकेंट है। तो उल्टा ये डेटा उन्होंने दिया है। अब इसका ट्रेंड देखिए, पुराना इतिहास जो है हमारा हिंदुस्तान का, उसमें अगर आप देखिएगा तो आज के डेट में टोटल अगर आप देखिएगा तो 30,88,000 गवर्नमेंट जॉब जो है वो अभी आज के डेट में वैकेंट है। और ये सरकारी डेटा कह रहा है 3,88,000 नौकरी है और 3,82,000 नौकरी वैकेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो आधा आधा वैकेंट है। अब इसमें से लगभग 9 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कह रही है कि 9 लाख वैकेंट उनका है। टोटल अगर नंबर देखिएगा तो 9,10,153 वो कह रही है कि हाँ इसको हमको भरना है 9 लाख को। बाकी के बारे में तो चर्चा ही नहीं की, लगभग जो बाकी का 21 लाख बचता है उसके बारे में तो चर्चा ही नहीं कर रही है। लेकिन ये खुद कह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट कि 9,10,153 वैकेंट है, इसको सैंक्शन भी कर दिया गया, उसको भरा जाएगा। तो ये अभी का स्टेटस है, करंट स्टेटस है। अब अगर पुराना थोड़ा सा देख लीजिए, पीछे आप चले जाइए थोड़ा सा इतिहास में, तो इतिहास में लगातार 1995 के बाद से लगातार इस देश में नौकरियां जो है वो कम हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और हर नए साल में टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी का परसेंटेज जो है वो घट रहा है, डाउन हो रहा है, बढ़ने के बजाय। कैसे? वो ऐसे हो रहा है कि 1995 से लेकर के आज तक, चाहे 95 के बाद कांग्रेस की भी सरकार रही है, मिलीजुली सरकार रही है, एनडीए की सरकार रही है, यूपीए की सरकार रही है, सबकी सरकार रही है, लेकिन 1995 के बाद आज तक हर साल घटा ही है, एक साल भी बढ़ा नहीं है। और उसके पहले 95 से पहले हर साल बढ़ता था, एक भी साल आपको घटते हुए नहीं दिखेगा।
जो मिनिमम जो बढ़ोतरी हुई है 1995 से पहले वो हुआ था 1990 में, जब देश में आर्थिक मंदी आई थी। लेकिन उस साल भी पूरे हिंदुस्तान में 0.69% का इंक्रीज हुआ था टोटल सरकारी नौकरियों में। लेकिन उसके बाद फिर लगातार घट रहा है, और सबसे ज़्यादा जो घटा है नौकरी वो घटा है 2001 से लेकर 2004 के बीच में। 18.37% सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी नौकरियां घट गई थी सिर्फ 2001 से लेकर के 2004 के बीच में। और उस समय किसकी सरकार थी? एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार थी। अब देखिए कि पिछले 1995 से लेकर 2025 के बीच में, 24 के बीच में सबसे कम अगर किसी साल घटा तो हर साल है, लेकिन उसमें से भी कहिएगा कि चोर में से सबसे छोटा चोर कौन है, यानी कि सबसे कम किस साल घटा है, तो वो घटा है 2007 और 8 के बीच में मात्र 0.13%। बाकी स्टेट्स का भी, बाकी ईयर का भी डेटा दिया हुआ है, आप किसी भी स्टेट डेटा देख सकते हैं किसी भी साल का। लेकिन सबसे कम घटा है 2007-8 में। सबसे ज़्यादा नौकरियां घटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की 2001 से लेकर 4 के बीच में। और उसके पहले जब 95 से पहले हर साल लगातार नौकरियां बढ़ रही थी, तो उसमें सबसे कम जो बढ़ी है नौकरी वो बढ़ी है 1990 में, जब आर्थिक मंदी आई थी 0.69%। और सबसे ज़्यादा जो नौकरी बढ़ी है पूरे 1971 से लेकर हमने आज तक का डेटा देखा है, तो 1971 से लेकर के आज तक के 95 तक के डेटा में आपको दिखेगा कि 1979 से 80 ये साल जब बिहार में पहली बार पूरे देश में पहली बार नॉन कांग्रेसी सरकार थी, उस साल 4.79% नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी में इजाफा हुआ था। वो हाईएस्ट था। उसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट मिला है वो मिला है 1995 में। 95 में मिला है, 94 से 95 के बीच में 4.43%। और उसके बाद फिर 95 के बाद लगातार डाउन हुआ है। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कहलाने वाले सबसे ज़्यादा लोगों की संख्या के हिसाब से देखेंगे तो वो था 1995 में 39,82,000 लोग सरकारी नौकरी करते थे केंद्र सरकार की। सबसे ज़्यादा 1995 में है ये। उसके बाद फिर लगातार घटा है, और आज के डेट में 2022-23 के का जो डेटा है उसके हिसाब से, 18-19 का जो डेटा है उसके हिसाब से 30,88,000 मात्र सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। यानी कि 1995 से लेकर के 2018-19 के बीच में सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार में बढ़ने के बजाय घटी है। जो था 39,82,000 वो घट करके हो गया है 30,87,000। जबकि इस दौरान जनसंख्या भी तो बढ़ी है, लगभग दोगुनी जनसंख्या से भी ज़्यादा हो गई है इस दौरान, और नौकरियां कम हुई है बढ़ने के बजाय। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था वो हमने आपको बताया। अब इस वैकेंसी में भी अब अगर आप देखिएगा कि सरकार ये जो मान रही है कि कितने वैकेंट सीट है, उसको भी अगर आप देखिएगा तो पिछले 2014-15 में जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो उस समय सरकार खुद ये कह रही थी कि हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में 4,21,658 वैकेंसी है, इसको भरा जाएगा। बाकी का तो मान ही नहीं रही थी। लेकिन वो मान रही है, लेकिन फिर भी नहीं भर रही है। कैसे नहीं भर रही है कि 2018-19 का डेटा देखेंगे तो ये जो 4,21,658 है वो बढ़ करके हो गया है 9,10,153। यानी कि सरकार खुद ये मान रही है कि हम मान रहे हैं कि इतने वैकेंट हैं और इसको भरना है, लेकिन भर नहीं रही है क्योंकि हर साल बढ़ रहा है। 2014-15 में था जो 4 लाख है वो 2017-18 में हो गया 6 लाख, उसके बाद 2018-19 में होकर के चला गया 9 लाख। क्योंकि सरकारी नौकरियों में लोग रिटायर होते हैं ना, तो वो रिटायर हो रहे हैं लेकिन नया रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है कि जो 2014-15 में सरकार जिसको मान चुकी है कि इतने वैकेंट हैं और ये जरूरी है दोबारा रिक्रूट करना, ऐसे वैकेंट सीट की संख्या, सीट का परसेंटेज 11.57% था, वो 18-19 में बढ़ करके 22.76% है। लेटेस्ट डेटा अभी नहीं आया है, लेटेस्ट अगर आएगा तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट पे सरकार ने डेटा को जारी करना ही बंद कर दिया है, क्योंकि जहाँ पे आप कमज़ोर हैं उस डेटा को खा जाते हैं। ये सरकार का तो फितरत है ये, और इस सरकार का तो डेटा खाने में, इंफॉर्मेशन खाने में ये महारत हासिल कर रखे हैं। तो ये तो ठीक है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव जी ने ये घोषणा पत्र, परिवर्तन पत्र जारी किया है, तो अगर ये परिवर्तन पत्र है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है
इंडिया अलायंस का है, महागठबंधन का है, किसका है, ये कंफ्यूजन है। क्योंकि 24 पॉइंट जो उन्होंने प्रोमिसेस किया है, उस 24 प्रोमिसेस में से 5-6 को आप छोड़ दीजिएगा अगर, तो बाकी के सारे प्रोमिसेस सेंट्रल लेवल के हैं, जो केंद्र सरकार ही कर सकती है। जो बिहार सरकार कर सकती है उसमें से 2-3 है, जैसे फिल्म सिटी का निर्माण हो गया, टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, ओल्ड पेंशन लागू करेंगे, फैक्ट्री बिहार में लगवाएंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, ये है। इनफैक्ट जो वो 500 का गैस का सिलेंडर कह रहे हैं, वो भी नहीं कह रहे हैं कि बिहार में हम देंगे, वो कह रहे हैं पूरे देश में 500 का देंगे। तो उसके अलावा फ्री जो है वो बिजली देने वाला हो, या फिर 500 का गैस हो, MSP 10 फसलों का जारी करने का बात है, एयरपोर्ट बनवाएंगे, बनवाया जाएगा, रेलवे में भर्ती करवाया जाएगा, आर्मी का पुराना सिस्टम पे भर्ती करवाया जाएगा, विशेष राज्य दिलवाया जाएगा, स्पेशल पैकेज 1,60,000 का इन्होंने नंबर भी डिसाइड कर लिया कि 1,60,000 1.60 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा। उसके बाद फिर ये जितने भी प्रोमिसेज हैं ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप ये यूपीए का या फिर इंडिया अलायंस का ये या महागठबंधन का ये अगर प्रॉमिस है, तो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी महागठबंधन का लीडर है ही नहीं, ना कांग्रेस का है, ना लेफ्ट का है, किसी का नहीं है। तो ये घोषणा कर तो रही है आरजेडी, कर रहे हैं तेजस्वी, और घोषणा कर रहे हैं नेशनल लेवल का। आप 23 सीट पे चुनाव ही लड़ रहे हैं, 23 में से कितना जीतेगा? मान लीजिए चलिए कि आपका जो है आंधी आ गया है, इंडिया अलायंस का आंधी हो गया है, और उस आंधी में जो है वो 2014 के मोदी के आंधी से भी बड़ा आंधी है, 1984 के इंदिरा आंधी से भी ज़्यादा बड़ा आंधी है, आप 23 के 23 जीत गए। पूरे हिंदुस्तान के 550 लोकसभा क्षेत्र में आप 23 जीत के जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी सरकार बनती है, आप क्या डिक्टेट करेंगे इन मुद्दों पे कि ऐसे ऐसे करो, और आपके कहने से हो जाएगा ये? तो सवाल ये है कि अगर आप ये प्रोमिसेस कर भी रहे थे तो आप बाकी पार्टियों को साथ लेकर के आते, लेकिन वो आएंगे क्यों? क्योंकि मैंने आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि इंडिया अलायंस के अंदर फूट है, इंडिया अलायंस बिखरी हुई है। जो छिलका, नारंगी का छिलका तेजस्वी यादव जी हेलीकॉप्टर में खा रहे हैं ना, वो नारंगी खुद फांक अंदर खा रहे हैं और छिलका हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दे रहे हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस के लोगों के लिए चुनो बिहार में। लेकिन बिहार के बाहर फिर आपकी ये औकात नहीं है, आरजेडी की ये औकात नहीं है कि आप जो है वो खाइएगा और छिलका बाहर फेंकिएगा कांग्रेस के लिए। तो ये समझने की ज़रूरत है। बाकी यही एक छोटा सा, और हाँ एक आखिरी पॉइंट जो आपको लग रहा होगा कि ये हमने कहाँ से डेटा लिया है, कहाँ से हम लोग ये बोल रहे हैं, किस आधार पे बोल रहे हैं, तो उसके लिए आपको मैं कुछ एग्जाम्पल में दे देता हूँ। ये सभी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। राज्यसभा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, लोकसभा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट के सवाल के ऊपर, वहाँ से हमने लिया है, कुछ रिपोर्ट निकाला है। उदाहरण के लिए अगर आपको चेक करना है तो कुछ आप देख सकते हैं। लोकसभा का क्वेश्चन नंबर 3980 आप जाकर चेक कर लीजिए। राज्यसभा का 2579 क्वेश्चन चेक कीजिए। राज्यसभा का ही 1166 क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन नंबर 1166, क्वेश्चन नंबर 2903, या फिर जो आपका रिपोर्ट होता है रिपोर्ट ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो का, इसका रिपोर्ट आप जाके देख सकते हैं। RHS का रिपोर्ट जाके देख सकते हैं 2019-20 का। तो ये सारे रिपोर्ट को मिला करके बनाया गया है। अगर आपको, जैसे राष्ट्रीय युवा आयोग भी कह रहे हैं ये घोषणा करेंगे, भाई राष्ट्रीय युवा आयोग आप बनाएंगे और आपका जो है सिर्फ 23 सीट है। तो ये सारे मुद्दे थे, हमने इसको आज समेटने का कोशिश किया। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, खबर के पीछे की खबर हम लगातार देते रहेंगे। नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।